हेलो, वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में मैं एडवोकेट विकास राजावत आप सभी वॉचर्स लिसनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए अध्याय की, जिसका नाम है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें इसके इंट्रोडक्शन की। तो इसमें हम आज जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या चीजें इस पूरी सीरीज के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, कौन कौन इसमें जो है जिसके लिए ये वीडियो फायदेमंद हो सकता है, क्या क्या मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, कौन कौन से एग्जाम में ये रेलिवेंट होने वाला है। इन सब चीजों को लेके मैं ये वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैं इसमें आपको बताऊंगा। टोटल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको पढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। और इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ, इसमें लॉ स्टूडेंट कोई हो ये क्लास उसके लिए भी हेल्पफुल है, जुडिशियल एस्पिरेंट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल होगी, कोई और अदर एग्जाम क्लैट हो गया, AIB हो गया, जो भी एग्जाम है उन सब एग्जाम्स के बारे में मैं इसमें बताने वाला हूँ। प्री और मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन जो भी बनते हैं, जो अभी तक एग्जाम में बनते आए हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में बनने की, वो सब भी मैं बताऊंगा। पूरी तरह से ये क्लास बहुत ज्यादा आपके लिए रेलिवेंसी होने वाली है, तो आप धैर्य बना के मेरे साथ बने रहें। और साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा ताकि मेरी और आगे आने वाली वीडियो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियो मिलती रहे। तो ज्यादा समय न गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो लीजिए बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। मैं ये बार बार पूरे कंप्लीट नाम से इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप कभी भी कोई भी BR एक्ट या कोई भी लॉ या कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, एटलीस्ट उसका जो नाम है वो आपको पूरा पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंदर कितने पार्ट हैं। तो इसके अंदर 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला क्वेश्चन प्री का यहीं से बनता है, ये पहला क्वेश्चन प्री का एक ये हो गया। दूसरी बात है कि पार्ट 1 में क्या टॉपिक है। तो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है पार्ट 1, पार्ट 2 करता है ऑन प्रूफ की बात, और पार्ट 3 बात करता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। ये क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा, ना अभी तक बना है और ना इसकी कोई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पर एक जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना ही चाहिए कि पार्ट 3 क्या बात करता है, पार्ट 2 क्या बात करता है, पार्ट 1 क्या बात करता है। पार्ट 1 के अंदर चैप्टर कितने हैं, 1 से लेकर 2 तक हैं। जी हाँ, 1 से लेकर 2 तक है। चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें चैप्टर 3 to 6 हैं पार्ट 2 में, और पार्ट 3 की बात करें तो ये चैप्टर 7 to 11 तक जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की अगर बात करें तो 11 है, जिसमें पार्ट 1 में चैप्टर 1 and 2 है, पार्ट 2 में चैप्टर 3 to 6 है, और पार्ट 3 में चैप्टर 7 to 11 है। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक ये प्री का क्वेश्चन यहाँ पे भी हो जाता है, P2, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं कि इसमें सेक्शंस कितनी है टोटल। तो सेक्शंस 167 है, जिसमें पार्ट 1 के अंदर सेक्शंस 1 से लेके 55 तक हैं, पार्ट 2 में सेक्शन 56 to 100 है, और पार्ट 3 की बात करें तो इसमें 101 से लेके 167 तक सेक्शंस आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस भी आपसे पूछी जा सकती है। ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा कि पार्ट 2 में सेक्शंस कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, पर आपको जनरल एक चीजें पता होनी चाहिए कि कौन से पार्ट में क्या है,
तो जनरली आपको कुछ ढूंढनी है तो वो इजी रहती है। तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए कि पार्ट 1 में सेक्शंस कितनी है, पार्ट 2 में सेक्शंस कितनी है, पार्ट 3 में सेक्शंस कितनी है। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम खराब करने वाला नहीं हूं मैं। बहुत ज्यादा आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं आप सिर्फ उतना पढ़ते जाइए। ये नोट्स आपको मेरे चैनल पे भी, अब ये इसकी पीडीएफ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है। आप नोट्स बनाते जाइए। मैं कई बार जो पीडीएफ में आएगा वो शॉर्ट में आएगा, मैं जो बोलता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप उस तरह से अपना नोट्स बनाते जाइए। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आएगा ये बिल्कुल जिसने जीरो से शुरू करनी है ये क्लास, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं बिल्कुल बेस से पढ़ाने वाला हूँ इसको, और एविडेंस एक्ट को पूरा कंप्लीट करूंगा। इसी तरह से मैं सीआरपीसी भी शुरू कर चुका हूं। तो सारे सब्जेक्ट को लेकर मैं चलूंगा और आपको एक एक वीडियो मिलेगी और एक बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज मिलेगी, बिल्कुल एक सीरीज के साथ। तो बिल्कुल बने रहिए, धैर्य बनाए रहिए और चलते हम आगे की ओर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के अंदर ही थोड़ी सी और डीपली जाके बात करते हैं। तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो इसकी इनेक्टमेंट डेट और एक इन्फोर्समेंट डेट। एक ये इनेक्टमेंट डेट और एक इन्फोर्समेंट डेट। तो जनरली ये क्वेश्चन कई बार प्री में आ चुका है, आपके जुडिशरी एग्जाम में आ गया है, बिहार के में, उत्तराखंड के और यूपी के इन एग्जाम में ये कई बार जुडिशरी में, क्लैट में कई बार पूछा जा चुका है कि एविडेंस एक्ट 1872 की इनेक्टमेंट डेट क्या है, इन्फोर्समेंट डेट क्या है। तो इसकी इनेक्टमेंट डेट है 15 मार्च 1872 और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 डे ऑफ सितंबर 1872। तो 1872 तो मैं जब बिहार एक्ट पढ़ ही रहा हूँ बार बार तो आपको याद हो ही गई होगी। तो इसमें आपको 15 मार्च इसकी इनेक्टमेंट डेट है और 1 डे ऑफ सितंबर इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। अब जो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ये समझने वाली बात है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज आती होगी कि क्या इनेक्टमेंट है, क्या इन्फोर्समेंट है। पर मैं जो जीरो से शुरू करने जा रहे हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा बहुत जल्दी कि इनेक्टमेंट क्या होता है, इन्फोर्समेंट क्या होता है। बहुत जनरली ये कहीं मेंस में पूछा नहीं जाएगा इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, पर एक जनरल नॉलेज के लिए हम इसको समझ लेते हैं। तो बात कर लेते हैं इन्फोर्समेंट की। इन्फोर्समेंट क्या होता है और इनेक्टमेंट क्या होता है, ये दोनों की बात करेंगे हम, ठीक है, इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट की। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज ये बिल है, ये एक बिल है ये, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के लेकर है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है। अब ये बिल हमेशा प्रोड्यूस होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये तो अगर स्टेट से, स्टेट लिस्ट से संबंधित कोई अगर वो है तो स्टेट लेजिस्लेचर में होगा, अदरवाइज सेंट्रल लॉ लिस्ट का है तो उसमें होगा, ठीक है। ये एग्जांपल से समझ रहे हैं। बाकी अभी मैं लिस्ट वाला टॉपिक भी आपको बहुत एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि यूनियन लिस्ट क्या होती है। तो सपोज करो किसी सब्जेक्ट को लेके एक बिल बनना है, अब केंद्र सरकार कोई बिल बना रही, तो भाई साहब ये संसद के अंदर, ठीक है, ये संसद हो गई है ना, संसद के अंदर ये बिल लेके आई एक, ठीक है। अब इसके ये दो सदन है, एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो लोकसभा में बिल आया, लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा में पहुंच गया, अब राज्यसभा ने भी पास कर दिया। अब ये बिल आएगा हमारे प्रेसिडेंट महोदय के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट महोदय के पास ये बिल आ गया। अब प्रेसिडेंट महोदय ने इस पे जिस दिन साइन कर दिए ना, वो आपकी इनेक्टमेंट डेट है, ये आपकी ये इनेक्टमेंट डेट है। तो जिस दिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पे साइन हुए थे वो 15 मार्च 1872 थी, ठीक है। तो इनेक्टमेंट आप समझ गए होंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आगे करता हूं बात इन्फोर्समेंट की। जो दो वर्ड दिए गए, इन्फोर्समेंट क्या होता है, इन्फोर्समेंट में भी सेम, बिल गया, यहाँ आया, यहाँ के बाद लोकसभा में तो राज्यसभा ने, लोकसभा में राज्यसभा ने पास किया, राज्यसभा में लोकसभा ने पास किया। अब इसके बाद ये बिल आया प्रेसिडेंट के पास। अब या तो उस बिल में ही लिखा होगा कि किस दिन से इन्फोर्स में आ जाएगा, या फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद एक गजट में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और उसमें ये बता दिया जाएगा कि इस डेट से ये बिल इन्फोर्स में आएगा। तो जो भी डेट हो, अब ये जनरली हमारे
जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, जो इसमें इनेक्टमेंट कब हो गया था? 15 मार्च 1872 को। और फोर्स में कब आया? सितंबर में। तो मार्च से लेकर सितंबर के टाइम का बीच जो छोड़ दो, तो इस दिन ये नोटिफिकेशन हुआ और उस दिन से ही इन्फोर्स में आ गया। तो आपको इन्फोर्समेंट भी समझ में आएगा, हमेशा इन्फोर्समेंट डेट इनेक्टमेंट के बाद ही आएगी, इससे पहले कभी नहीं आएगी। तो क्वेश्चन जनरली बहुत हार्ड कोई टफ बनाएगा अगर, तो पूछ सकता है आपसे कि क्या एक स्टेटमेंट बना दे कि क्या इन्फोर्समेंट डेट इनेक्टमेंट से पहले आ सकती? तो कभी भी नहीं आ सकती, हमेशा इनेक्टमेंट के बाद ही आएगी। इनेक्टमेंट हमेशा पहले आएगा, ठीक है। तो एक तो यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर हाँ जनरली ये पूछ सकता है कि इनेक्टमेंट डेट क्या है, तो ये प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब ये ओरिजिनली पास हुआ था 1872 में। अब 1872 में थे कौन? ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश राज होगा, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओरिजिनली कब पास हुआ था? ये तो 1872 में हुआ था, ठीक है। और तब ब्रिटिश राज था, तो किसने पास किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वही थे। तो उसी टाइम वही बने, क्योंकि पार्लियामेंट तो थी नहीं हमारी जो पार्लियामेंट पास करेगी, है ना। तो ये बहुत जनरल सी चीजें हैं, अब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। और अभी ये मैंने आपको इसको करंट से थोड़ा सा जोड़ा हुआ है, ये वाला टॉपिक, क्योंकि करंट से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। बिल प्रपोज्ड इंडियन एविडेंस एक्ट विल बी रिप्लेस बाय द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हम भारतीय साक्ष्य लेके आ रहे हैं, किसकी जगह पे? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये क्या कर देगा? इसको रिप्लेस कर देगा। भारतीय साक्ष्य किसको रिप्लेस कर देगा? इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो ये प्रपोज हुआ है, अभी डिबेट चल रही है, इस पे प्रपोजल्स हैं। तो जब ये पास हो जाएगा तब का तब देखेंगे। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये बिल पास होगा ही होगा या नहीं होगा, जब पास हो जाएगा तब का तब देखेंगे। पर हाँ, एक जनरल ये है कि आपकी एक नॉलेज में होना चाहिए कि किस नाम से इसको कर रहे हैं, तो इसका क्या नाम होगा। तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछ भी लिया अभी, दिल्ली जुडिशरी का जस्ट 2 दिन पहले एग्जाम हुआ, उसमें उसने पूछ लिया कि इसको क्या कहेंगे, इंडियन पैनल को क्या कहेंगे। ये चीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब इसकी बात, ये चीज हम पहले आपको बता चुके थे। इसमें चैप्टर कितने हैं? 11 है, सेक्शन 167 है, और पार्ट 3 में डिवाइड है। पार्ट 3 चैप्टर 11 सेक्शन 167। तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जाम में। फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कौन है? तो जेम्स स्टीफन है, ये आपको याद होना चाहिए, जेम्स स्टीफन, ठीक है। इस नाम से याद रखना है। इसमें आप समझ रहे ऐसी बात तो कोई है नहीं कि फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जेम्स स्टीफन ही क्यों है ना। इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जेम्स स्टीफन है। जहां समझाने की चीज है मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है। अब ये बात आ गई है सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। तो एविडेंस एक्ट 1872 कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। अब यहाँ पे समझाने वाली बात है, ठीक है, कि कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, तो इसको समझते हैं कैसे। कंकरेंट लिस्ट तो 3 तरह की लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट, ठीक है, एक स्टेट लिस्ट, ठीक है, और एक हो गई कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ये 3 तरह की लिस्ट होती है, ठीक। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो पार्ट है ना, वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। अब जो बेसिक से पढ़ रहे हैं उनको ये समझना जरूरी है कि कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, यूनियन लिस्ट क्या होती है। तो इसका प्रोविजन आर्टिकल 246 में दिया गया है, ठीक है, कि ये लिस्ट होंगी, ये आर्टिकल 246 में बताया गया है, ठीक है। अब होता क्या है कि यूनियन लिस्ट, इसको समझ लेते हैं तीनों। चूंकि यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें केंद्र सरकार के हित जुड़े रहते हैं सीधे तौर पे। जैसे हमारे यहाँ के केंद्र सरकार को बहुत पावरफुल बनाया है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड टॉपिक होंगे, जो सब्जेक्ट होंगे, वो यूनियन लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए गए थे। अब जैसे इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज करो डिफेंस सपोज कर लो, ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। क्यों? अब अगर इसे डिफेंस मान के चलो स्टेट में भी दे देंगे ना, तो अपने अपने स्टेट की पुलिस होगी। जैसे आज इंडियन आर्मी बोलते हैं तो पता चले बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश आर्मी, बिहार आर्मी, केरल आर्मी, गोवा आर्मी, दिल्ली आर्मी,
जनरली सिंपल सी हो, तो जिसको भैया केंद्र को चलानी है चीजें, आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी गड़बड़ देश की सारी, कि भाई कल को कहीं लड़ाई छोड़े उत्तर प्रदेश की आर्मी कहते मैं तो नहीं जाता, फिर क्या करेंगे? तो भाई आर्मी क्या है, एक होनी चाहिए, तो उसके लिए इसको यूनियन लिस्ट में डाल दिया, तो उसको यूनियन लिस्ट से संबंधित है तो यूनियन का। अब ऐसे ही एटॉमिक एनर्जी हो गया, यूनियन लिस्ट का वो है सब्जेक्ट। रेलवे हो गया, हाईवेज हो गए, ये मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जो जिनका संबंध यूनियन लिस्ट से है ना। अब इसमें होता है कि यूनियन लिस्ट का पर जो लॉ बनाएगा ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट से समझ लीजिए, तो यूनियन लिस्ट के ऊपर कोई भी लॉ बनेगा वो पार्लियामेंट बनाएगी। बड़ा सिंपल सा फंडा। अब वही बात कर लेते हैं स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जो स्टेट से संबंधित होते हैं, जैसे समझ लेते हैं पब्लिक ऑर्डर। भाई कहीं अगर व्यवस्था गड़बड़ हो रही है तो स्टेट का सब्जेक्ट अब सेंट्रल थोड़ा घर जाके संभालेगा कि भैया उत्तर प्रदेश के अंदर एक कोई छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पब्लिक ऑर्डर, तो भैया सेंट्रल इस पे लॉ बनाए, पॉसिबल नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, भाई ये तुम्हारे स्टेट का मामला है, आप समझ लो, अपने हिसाब से लॉ बना लो कि आपको कैसे इसको टैकल करना है। पुलिस हो गई, आप अपने हिसाब से देखो अपने स्टेट की सुरक्षा कैसे करनी है। देश के लेवल पर मैंने बना रखी है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, और भी पैरामिलिट्री बहुत सारी हैं मैंने बना रखी हैं। जो देश लेवल पे है वो मैंने बना रखी है। इंटरनल के लिए आप स्टेट के अंदर अपनी सुरक्षा कर लो, तो पुलिस उनको दे दी, एग्रीकल्चर जैसे उनको दे दिया, ठीक है। पर एक दिल्ली जो स्टेट है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश स्टेट है, इसके अंदर एक चीज जो है कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये तीनों चीजें सेंट्रल को दे रखी हैं लॉ बनाने के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि भाई ये तो स्टेट लिस्ट का पार्ट था, तो इस पर तो स्टेट गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को बिल बनाना चाहिए, पास करना चाहिए इसको, है ना। इसके ऊपर कोई कानून अगर बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर को बनानी चाहिए। जैसे यूनियन लिस्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही थी, पार्लियामेंट बना रही थी, तो सेम स्टेट के ऊपर। भाई यहाँ पे क्यों दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ? तो आर्टिकल में एक प्रोविजन है कि 3 कंडीशंस ऐसी आएंगी, जैसे कि एक तो राज्यसभा में मान के चलो रेजुलेशन पास कर दिया जाए कि भाई की कोई स्टेट के मैटर है, इसके ऊपर कानून पार्लियामेंट बनाए, है ना, तो ये बना सकते हैं कानून, ठीक। दूसरा ये कि कोई इमरजेंसी आ गई हो, इमरजेंसी चल रही हो, तो उस टाइम पे भी पार्लियामेंट कानून बनाएगी, क्योंकि केंद्र को बहुत ज्यादा पावर दी गई है। क्योंकि अगर पावर नहीं दे रहे हैं, अगर स्टेट की सरकार की चलने लगी तो फिर ठप हो जाएगा पूरा सिस्टम। तीसरा ये कि भाई 2 स्टेट को मिलके कह देंगे भैया एक काम करो, मेरे लिए एक ये लॉ बनाना है, हम नहीं बना पा रहे, आप बना दो कोई एक लॉ जो हम दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो 2 स्टेट ने जाके एक प्रपोजल डाल दिया, अब उसके ऊपर भी यूनियन ने बना लिया। अब इसमें इसने मान लो कोई कानून बना दिया, ऐसे ही दिल्ली के लिए बना दिया एक बार कानून। अब इसमें है क्या, इन 3 कंडीशन में अगर कानून उन्होंने बना दिया तो अब इसको रिपील करना है या अमेंड करना वो इनकी मर्जी है। अभी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं कि लेजिस्लेचर में जाके आप इसे कैंसिल करा लो, क्योंकि इन्होंने बनाया इन्होंने, तो यही हटाएंगे, ये समझ लो। तो स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। अब पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट जहां बोलूँ आप पार्लियामेंट समझ लो वहां पर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट बोलूँ स्टेट लेजिस्लेचर समझ लो, विधानसभा समझ लो, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट के ऊपर तो यूनियन लिस्ट बना, स्टेट लिस्ट के ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती कानून, लेकिन यूनियन लिस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती किसी भी कंडीशन में कानून। क्योंकि भाई फिर तो ये हो गया ना कि फिर केंद्र ऊपर कहाँ हुआ, फिर तो नीचे हो गया केंद्र, सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अब ऐसी तीसरी स्टेट लिस्ट के मैंने आपको बता दिया क्या क्या टॉपिक है ना। एग्रीकल्चर हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गए, ये सब चीजें हैं एग्जाम्पल। ये आपको लिस्ट में खोल के देखोगे आप किसी भी एग्जाम्पल में, जिस दिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा ना, इसमें एक एक आपको बकायदा पूरे एक सब्जेक्ट बताऊंगा कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या। मैं अभी मोस्टली आपको एविडेंस एक्ट तक ही सीमित रखना चाह रहा हूँ, इसको भटकाना नहीं चाह रहा हूँ। जस्ट एक बेस से शुरू कर रहे हैं, तो किसी को ये चीज आए यार ये क्या है, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, तो उसको याद नहीं होगा कि कंकरेंट लिस्ट मतलब क्या। तो उसको जब एक बार कंकरेंट लिस्ट पता चल जाएगा ना, तो उसको याद रहेगा कि एविडेंस एक्ट कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। अब कंकरेंट लिस्ट की बात कर लेते हैं। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जो स्टेट और यूनियन में नहीं है। इसके अलावा जो बचे वो जैसे कि मैरिज के रिगार्डिंग कोई बनाना है बिल, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है ना। तो मैंने एक ये एग्जांपल दे दिया, ठीक है। और कोई इंटरनेशनल रिलेशन को लेके कोई चीज बनानी है, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट हो गया, ठीक है। तो
कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बनाने की बात करी जाए तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकती है। दोनों को कानून बनाने की पावर है, पार्लियामेंट को भी और स्टेट लेजिस्लेचर को। अब भी मैं कई बार बोल चुका हूँ ना, स्टेट गवर्नमेंट बोलूँ मतलब स्टेट लेजिस्लेचर समझ लीजिए। अब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, पार्लियामेंट बोल सकता हूँ या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकता हूँ, है ना। तो इस पे दोनों को बनाने की पावर है, ठीक। कानून भाई स्टेट को जरूरत पड़ी तो स्टेट ने बना लिया, अब सेंट्रल को जरूरत पड़ी तो सेंट्रल ने बना लिया। पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी कहीं कन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है, मान लो एक ही चीज सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे सपोज करो एक ही सब्जेक्ट है, अब मान लो शादी को लेके, विवाह को लेके ही कोई बनाना एक कानून, स्टेट ने भी बना दिया और सेंट्रल ने भी बना दिया, भाई यहाँ विधानसभा ने बना लिया, वहां पार्लियामेंट ने बना लिया, संसद ने। अब कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है किसी चीज को लेके, है ना। जैसे मान के चलो कि एज की बात कर लेते हैं, चलो अब मान के चलो कि जो स्टेट लेजिस्लेशन ने, स्टेट गवर्नमेंट ने पास करा कंकरेंट लिस्ट के ऊपर, उसने शादी की एज 18 और 20 कर दी, मिनिमम 18 और 20, लड़की की 18 और लड़की की 20, ठीक। अब इसी पे कानून बनाया भाई सेंट्रल ने, तो सेंट्रल ने क्या कहा कि 18 और 21, तो अब कॉन्फ्लिक्शन आ गया, भाई ये तो 20 बता रहे, 21 बता रहे, तो अब क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो बड़ा क्लियर है, उस कंडीशन में सेंट्रल ने, मतलब हमारी पार्लियामेंट ने, संसद ने, क्योंकि संसद उच्च है, तो केंद्र सरकार ने जो लॉ बनाया है, संसद ने जो लॉ बनाया वो प्रिवेल करेगा। बड़ा बड़ा सिंपल सा है। तो यहाँ पे हमने जो समझना था कि ये क्या होता है, तो वो हमने आपको समझा दिया कि क्या लिस्टें होती हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इनमें सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, ठीक है। इतना आई होप समझ गए होगे। बाकी मैं कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक जब पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज कि कौन सी लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कि ये सब्जेक्ट क्यों इसी में डाले गए, क्यों ये स्टेट के पार्ट नहीं हो सकते, उसके पीछे की पूरी सोच, वो सब बता हुआ। अगर अभी मैं यहाँ बताने जाऊंगा तो मेरा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और आप एविडेंस को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन में पहुंच जाओगे, है ना। वो मैं भी नहीं चाहता, मैं चाहता आपको एक ब्रीफ दे दूं, ठीक है। तो ये बात हुई। तो अब इसके आगे हमने लिखा है कंकरेंट लिस्ट का है 7th शेड्यूल में ये बताया गया है, ठीक है। तो एक ही याद रखना कि भाई साहब जो यूनियन लिस्ट और तुम्हारे जो स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, ये कौन से शेड्यूल में है, तो 7th शेड्यूल आर्टिकल 247, एक प्री का कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यूनियन लिस्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, तब इसमें 97 सब्जेक्ट थे, ठीक है। कितने थे, तब इसमें 97 थे, ठीक है ये। और अभी करंट में कितने हो गए, 100 हो गए, मतलब 3 बढ़ गए हैं, है ना। 97 से 100 बढ़ गए। भाई सेंट्रल को लगी होगी कि नहीं यार, ये तो चीज अगर हमने स्टेट को दे दी या कंकरेंट में डाल दी तो दिक्कत आ जाएगी, तो इनको हम अपने पास से 3 बढ़ा लिए, अपने 100 कर लिए। अब स्टेट की बात करें, स्टेट के अंदर 66 से तो घट के 61 हो गए, मतलब 5 सब्जेक्ट इसके कम हो गए। इसका रीजन क्या, कि भाई दिक्कत दे रही होगी स्टेट, कोई बना रही होगी लॉ, अब ये तो बना ही नहीं सकते। अब इस पे लॉ ये बना भी सकते हैं तो किस कंडीशन में, मैंने बताया कि वो 3 कंडीशन थी, ये राज्यसभा में रेजोल्यूशन लाए, संकल्प पारित करें एक, या 2 राज्य रिक्वेस्ट करें इस तरह की, ये तीसरी बात इमरजेंसी हो। अब मान लो तीनों चीजें अगर ना हो तो बना ही नहीं सकता। तो भाई इन्होंने 5 सब्जेक्ट जो थे ना वो इसमें डाल दिए कंकरेंट लिस्ट में, ताकि ये लॉ बना सके सीधे तौर पे, है ना। तो इसके 5 सब्जेक्ट यहाँ आ गए, तो इनिशियल इसमें 47 थे तो 52 आ गए। तो आपको ये याद रखना है कि इनिशियल 97 थे यूनियन लिस्ट में, अब 100 है। स्टेट लिस्ट में 66 थे, अब 61 है, और कंकरेंट लिस्ट में 47 थे जो अब 52 हो गए हैं। तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बिल्कुल, ठीक है। प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में है ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ये, वैसे नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वैसे नहीं है, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसके पर्पस की। तो कोई भी लॉ हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भैया लॉ आया ही क्यों है, क्या पर्पज है इसका, क्या एम है, क्या इससे हमें फायदा होने वाला है ना। तो ये एविडेंस एक्ट क्या करता है, प्रोसीजर लॉ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। मैं यहाँ दोबारा से बता देता हूँ कि सब्सटेंटिव लॉ तो वो होते हैं जिनमें उनका मीनिंग लिखा रहता है कि ये क्या है, ऑफेंस क्या है, और उसका पेनल प्रोविजन लिखा रहता है कि इसकी ये अगर आप करोगे इस तरीके से आप चीजें करते हो तो ये रेप की कैटेगरी में आएगा और इसकी सजा ये होगी। अगर आप इस तरह से ये करते हो
तो ये थेफ्ट होगा और इसकी सजा ये होगी। जो ये चीजें होती हैं वो सब्सटेंटिव लॉ में होती हैं, डेफिनेशन और आप उसकी पनिशमेंट बताते हैं। प्रोसीजरल लॉ ये बताता है कि भाई साहब एंड तक कैसे पहुंचोगे आप, मतलब सिंपल था, जो उसमें डेफिनेशन लिखी और उसकी पनिशमेंट लिखी, तो पनिशमेंट दी कैसे जाएगी, कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वो हमें बताता है प्रोसीजरल लॉ। तो एविडेंस एक्ट क्या है, प्रोसीजरल लॉ। तो ये हमें क्या कराता है, टूल प्रोवाइड कराता है, किसको, जुडिशियल प्रोसीडिंग को, टू हेल्प स्टेबलाइज डिसीजन, किसी डिसीजन को स्टेबलाइज करने के लिए ये टूल प्रोवाइड कराता है जुडिशियल प्रोसीडिंग को, है ना, कि एविडेंस किस स्टेज पे लिए जाएंगे, कौन से एविडेंस की रेलेवेंसी है, कौन से एविडेंस की रेलेवेंसी नहीं है, फैक्ट क्या होंगे, फैक्ट एंड इश्यूज क्या होंगे, है ना, ये सारी चीजें कौन बताता है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये प्रिंसिपल एंड रूल टू कलेक्ट एविडेंस, बिल्कुल इसके अंदर ना प्रिंसिपल्स दिए हुए, सिद्धांत कि इस सिद्धांत का ये है, प्रिजम्पशन मानी जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और सारे रूल लिखे हुए हैं कि किस तरीके से एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा, किस स्टेज पे एविडेंस लिया जाएगा, ये सब प्रिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी, है ना। तो ये हमें प्रिंसिपल एंड रूल प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, टू कलेक्ट एविडेंस। फेयर इंक्वायरी प्रोवाइड कराता है, फेयर इंक्वायरी, ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन, बहुत अच्छी बात। अब आप एक सिंपल सी चीज समझो, जब कोई चीज लिखी होगी ना तभी तो फेयर ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन होगा। कोई चीज अगर लिखी नहीं हो और किसी से कहा जाए कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना, वो उसको लिखा नहीं है कुछ भी, तो अपने मन मर्जी से करेगा, तो फेयर कहाँ हुआ, उसका जो मन होगा वो करेगा। आपको कैसे पता चल रहा है फेयर है। तो ये क्या कराता है, क्योंकि चीजें लिखी है, प्रिंसिपल्स लिखे हुए, सारे रूल लिखे हुए, तो इसको पता है कि भैया इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है। अब जज साहब को पता है ट्रायल कैसे कराना है, इंक्वायरी पता है कैसे करनी है, ये प्रिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी, है ना। तो एविडेंस एक्ट हमें ये भी प्रोवाइड कराता है। जस्टिस डिलीवर्ड विदाउट अननेसेसरी डिले, बहुत अच्छी बात कही है। जब सपोज करो कोई रूल लिखे हुए हैं तभी तो डिले नहीं होगा। अगर यहां लिखे ना हो तो भाई मेरा मन है आज 10 दिन में डिसाइड कर दूंगा, 15 दिन में कर दूंगा, मान लो कहीं लिख दिया है 15 दिन में डिसाइड करना है, तो भाई इसे 15 दिन में डिसाइड करना, 16वां दिन नहीं ले सकता ये। अब जहां लिखा ही नहीं है तो क्या कल कर देंगे, परसों कर देंगे, कोई बात नहीं, नरसों कर देंगे, वो एक एक दिन करके बढ़ाता रहेगा, लिखा तो है नहीं तो डिले नहीं होगा ये। अब जब एविडेंस एक्ट में तो लिखा है तो ये डिले नहीं होने देता है ना, जस्ट डिलीवर्ड करा देता विदाउट अननेसेसरी डिले, अननेसेसरी डिले नहीं होता है, ठीक है। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ जस्टिस, बिल्कुल जब एविडेंस की प्रेजेंस में किसी को पनिशमेंट मिलेगी ना तो वहां पे बहुत क्या गुंजाइश रह ही नहीं जाती है कि कोई इनोसेंट फंसा है ना। पर एविडेंस के अब्सेंस में किसी को पनिशमेंट हो रही है तो बहुत गुंजाइश हो सकती है कि भाई साहब, तो ये क्वालिटी ऑफ जस्टिस क्या हुआ, उसकी क्वालिटी ऑफ जस्टिस को इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि भाई एविडेंस आ गया सामने। अब मान के चलो कोई सीसीटीवी कैमरे में किसी को चाकू भोंकते हुए मार रहा है, एविडेंस है ये, है ना। तो अब क्वालिटी नहीं हुई इंप्रूवमेंट। आगे बात करते हैं क्या करता है ये, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एक्यूज एंड विटनेस, बहुत अच्छी बात कही है ना। ये क्या करता है, एक्यूज एंड विटनेस के राइट प्रोटेक्ट करता, बिल्कुल भाई ये बताता है कि एक्यूज किस कंडीशन में अपना डिफेंस ला सकता है, कि एक्यूज डिफेंस में कौन कौन से एविडेंस ला सकता है, कौन सी चीजें एडिफिबल हैं, कौन सी चीजें एडिफिबल नहीं है, ऐसी विटनेस की कौन सी स्टेटमेंट एडिफिबल है, कौन सी रेलिवेंट्री मैटर से रखती है, कौन सी की रेलिवेंसी नहीं है, कौन सा एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल है, कौन सी चीजें नहीं है, विटनेस गवाही के दौरान उससे क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या नहीं पूछा जा सकता, ये सब जो चीजें हैं ये उसके राइट तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उससे क्या नहीं पूछा जाएगा। भाई ये भी तो उसके राइट ही प्रोटेक्ट हुए ना। अगर उसे मान लो लिखा ही ना हो, कहीं राइट ही ना हो, चीजें ही ना हो कहीं, नहीं तो कुछ भी पूछो उससे। तो ये चीजें भी हमें इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल इसका एम समझ में आ गया आपको, है ना। बहुत ज्यादा मीन्स में कहीं ये नहीं पूछेगा, पर जनरली हमें पता होना चाहिए किसी भी स्टैट्यूट या किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले उसका हमें एम और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि क्यों आया ये। अल्टीमेट तो सोसाइटी की हेल्प के लिए आया कि लोगों को न्याय मिले, अननेसेसरी डिले ना हो, उसमें फेयर ट्रायल हो, इंक्वायरी हो, है ना। और जो जस्टिस की क्वालिटी है, किसी भी इनोसेंट को सजा ना हो गलती से भी, है ना।
भाई एक्यूज के राइट को प्रोटेक्ट करा जा सके, विटनेस को प्रोटेक्ट करा जा सके, ताकि वो गवाहियां देने आए। जब उसके राइट ही प्रोटेक्ट नहीं होंगे तो वो क्या गवाही देगा? ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। आई होप यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया हो। अब आगे हमने इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, इसका हमने पर्पज भी जान लिया। जनरल जो चीजें इसके अंदर प्री में पूछी जा सकती थी मैंने आपको वो भी बता दी। बहुत ज्यादा डीपली मैं जाऊंगा भी नहीं, जहां से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते वहां मैं बिल्कुल जाना भी नहीं चाहता। तो शुरुआत कर लेते हैं, बेयर एक्ट पे आ जाते हैं पूरी तरह से और शुरुआत करते हैं सेक्शन 1। तो जैसा कि पार्ट 1 रेलिवेंसी ऑफ एक्ट की बात कर रहा था, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी सेक्शंस 1 to 4 तक हम कोशिश करेंगे पढ़ने की। हो सकता है आज ही पढ़ लें, नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे पढ़ेंगे। आज जितना पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे। तो सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं और सभी वेयर एक्ट की या किस लॉ की मैक्सिमम में जो पहली जो सेक्शन 1 होती है वो यही बताती है, शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, यही बताती है। ठीक है, तो जैसे ये चीजें लिखी है ना, मैं जैसे आपको समझा रहा हूं, आप ऐसे ही तोड़ के पढ़ा करिए वेयर एक्ट को, तभी आप समझ पाएंगे। आप एक्सटेंड की बात करिए, मैंने जनरली क्वेश्चन आता कि भैया एक्सटेंड कहां तक होती है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट कहां तक एक्सटेंड होती है, तो होल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये प्री का क्वेश्चन है, एक्सटेंड कहां तक होती है, होल ऑफ इंडिया। अब होल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। जहां तक इंडिया की टेरिटरी है वो होल ऑफ इंडिया है। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, मान के चलो किसी दूसरी कंट्री में, जनरली हम टेरिटरी ऑफ इंडिया का समझते हैं कि जो लैंड है उसी को टेरिटरी ऑफ इंडिया समझते, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई द्वीप भी है, लैंड से अलग है, वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है। या किसी अदर कंट्री के अंदर हमारा कोई राजदूत है, वो जो हमें जगह मिली वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है। जी हाँ, वो भी इंडिया का पार्ट है, वहां भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। ये समझ लें, ये इसी तरह के घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वहां तक आपको अपनी समझ विकसित करनी है ना। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया को समझने के लिए ना हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से लेके 4 के बीच अगर हम पढ़ेंगे ना, है ना, तो आपको टेरिटरी ऑफ इंडिया बिल्कुल सही समझ में आएगी। टेरिटरी ऑफ यूनियन, टेरिटरी ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ जिनको भविष्य में इंक्लूड करने वाला है वो भी ये टेरिटरी है, ये जिनको कर लिया है वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है। तो एक्सटेंड कहां पे, होल ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया मैंने बता ही दिया। इसके अलावा हमारे जो समुद्र में एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं हम, उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है। मान के चलते पानी के अंदर भी, है ना। तो इतना क्वेश्चन भी डीपली पूछा जा सकता है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता दिया एक्सटेंड का मतलब क्या। एक्सटेंड का मतलब हो गया ये, तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, किसी भी एग्जाम में बन सकता है, जुडिशरी में बन जाए, आपका क्लैट में बन जाए। मे बी क्लैट में इतना भारी क्वेश्चन ना पूछे, पर हाँ दिल्ली जुडिशरी में शायद पूछ ले, हो सकता है अपर में पूछे, हो सकता है लोअर में पूछे, पर चांसेस हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी अप्लाई की। तो अप्लाई कहां कहां होता है, तो ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है, तो ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग पे होगा, पर कहां और जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही हो, बिफोर एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के सामने हो रही है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, उनके ऊपर ये अप्लाई होगी इंडियन एविडेंस एक्सेट्रा बात, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। ये जो इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एविडेंस एक्ट 1872, मैं सपोज करो ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट मार्शल पर अप्लाई होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, नो ही आएगा, क्योंकि आप आगे का पढ़ोगे नॉट अप्लाई भी लिखा है ऑन कोर्ट मार्शल। आपको नहीं, कोर्ट मार्शल पे तो नहीं होता, नहीं। पर अगर उसने ये पूछा कि कोर्ट मार्शल पे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एप्लीकेबल है, तो आंसर होगा यस, एप्लीकेबल है। कब एप्लीकेबल नहीं है, जब वो कोर्ट मार्शल्स बुलाई गई हो, किसके अंतर्गत, द आर्मी एक्ट। 4 चीजें याद कर लो, द आर्मी एक्ट, द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और द एयरफोर्स एक्ट। इन 4 के अंतर्गत अगर द आर्मी एक्ट, द
एयरफोर्स एक्ट, द नेवल डिसिप्लिन एक्ट और द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, इनके अंतर्गत अगर कोई कोर्ट मार्शल बुलाई गई है तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाई नहीं होगी। बहुत बहुत क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है इसको। अब इसकी ग्रेविटी को समझो। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि क्या इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट मार्शल पे अप्लाई होता है, तो जी हाँ होता है। पर क्या सभी कोर्ट मार्शल पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो इन 4 कंडीशन में अगर बुलाई गई है तो बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपका वही है। और ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है? बिफोर आर्बिट्रेटर। ठीक है, एक ये प्री का क्वेश्चन आपका और इंपॉर्टेंट है, बिफोर आर्बिट्रेटर। ये कई बार पूछा जा चुका, कई बार डिट्टो। ये तो एग्जामिनर के जैसे कहते हैं ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। फेवरेट है, किसी भी एग्जाम में डाल देते हैं। क्लैट, जुडिशरी, एपीओ, एएलओ, दुनिया भर के एग्जाम होते हैं लॉ से रिलेटेड, सब में आता है ये। हायर में ले लो, लोअर में ले लो, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। 5 स्टार रेटिंग दे दो इसे, आप बिल्कुल रट ही लो कि आर्बिट्रेटर पे अप्लाई नहीं होता है ना। और ये जनरली सबको पता भी होता है। तो मैंने सेक्शन 1 आपको समझाई मोटे तौर पे। ठीक है, और इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। बीआर एक्ट ही पढ़ लो आप, पर बीआर एक्ट को इस तरह से तोड़ के पढ़ो। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर होल ऑफ इंडिया है तो होल ऑफ इंडिया पढ़ के नहीं निकलना है। होल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है ये जरूर आपको पता करना है। अप्लाई है तो कहाँ अप्लाई है ये पता करना है, कहाँ कहाँ अप्लाई है, कहाँ नहीं अप्लाई है ये भी पता करना है अप्लाई हो तो पता करना ही है, कहाँ नहीं अप्लाई है ये भी पता करना है। मेरे सीनियर ने मुझे एक अच्छी चीज सिखाई है कि कोर्ट में गवाही के दौरान आपको क्या पूछना है, इससे ज्यादा ये पता होना चाहिए क्या नहीं पूछना है। ऐसे ही कहां पे क्या बोलना है, इससे ज्यादा ये पता होना चाहिए कि कहां पे क्या नहीं बोलना है। उसी तरह मैं आपको अपने पार्ट में बता रहा हूं कि एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके लिए जरूरी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज अपने लेक्चर को यहीं रोकूंगा क्योंकि समय भी हो रहा है। और आप मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल, है ना। तो आप ये मेरा QR कोड है, इसको स्कैन करके यहाँ से मेरी PDF ले सकते हैं, जिसे मैं अपलोड कर देता हूँ एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही होता है मैं इस पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप ये ले सकते हो। एंड मिलते हैं कल। इसके आगे की क्लास को लेकर मैं आऊंगा आपके सामने। आप बने रहिए इसी तरीके से। और मैं पूरी एविडेंस एक्ट सीरीज आपको इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। आप ट्रस्ट में मेरे को 15 दिन दे दीजिए, मेरे साथ 15 दिन पढ़ लीजिए, आपको एविडेंस एक्ट खुद ही बोलने लगेगा। जो प्रॉब्लम आपको आती है कि फैक्ट क्या है, फैक्ट एंड इशू क्या है, प्रूव्ड क्या है, नॉट प्रूव क्या है, एक एक डेफिनेशन में आपको उतनी बारीकी से और एग्जाम्पल के साथ पढ़ाने वाला हूं। बस आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और मैं आपको बहुत अच्छे से